हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल लॉ एंड नॉलेज। मैं आपसे रिक्वेस्ट करती हूँ प्लीज आप हमारे चैनल को लाइक कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए। यू कैन ऑल्सो फॉलो अस ऑन इंस्टाग्राम एंड टेलीग्राम, द लिंक इज गिवन बिलो। टुडे वी विल डील विथ हरियाणा जुडिशरी प्री एग्जाम क्वेश्चन पेपर ऑफ 2017. It includes total 125 questions. So now let's begin. First, a compromise which is voidable under Indian Contract Act 1872 shall not be deemed to be within the meaning of Order 23, Rule 3 of Code of Civil Procedure. A. Void. B. Voidable. C. Illegal. D. Lawful. E. None of the above. So फर्स्ट में ये पूछ रहा है कि अगर कोई भी कॉम्प्रोमाइज जो कि वॉइडेबल है अंडर इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के अंदर, वो क्या नहीं होगा विद इन द मीनिंग ऑफ जो ऑर्डर 23 है, रूल 3 सीपीसी का. सो करेक्ट आंसर इज डी. सेकेंड, where an appellant has withdrawn the appeal preferred against a decree passed ex parte, a subsequent application filed under Order 9, Rule 13 of Code of Civil Procedure 1908, A. Rejected. B. Returned. C. Maintainable. D. Referred to the appellate court. E. None of the above. तो सेकंड में ये पूछ रहा है इन केस अपीलेंट उसने एक अपील जो फाइल की थी किस लिए कि एक एक्स पार्टी ऑर्डर उसके अगेंस्ट में आया था, उसके अगेंस्ट में अपील फाइल की थी और उसने उसको विड्रॉन कर लिया है और एक सब्सिक्वेंट एप्लीकेशन फाइल की है अंडर ऑर्डर 9 रूल 13 में. तो वो जो एप्लीकेशन दी है वो क्या होगी? करेक्ट आंसर इज सी, मेंटेनेबल. थर्ड, विच प्रोविजन ऑफ द कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर 1908 debars a tenant from filing interpleader suit against his landlord? A. Section 88. B. Section 90. C. Order 35, Rule 3. D. Order 35, Rule 4. E. None of the above. सो थर्ड में ये पूछ रहा है कौन सा प्रोविजन है सीपीसी का जो कि डिबार करता है टेनेंट को अपने ही लैंडलॉर्ड के अगेंस्ट में इंटरप्लीडर सूट ना फाइल करने के लिए. ओके, करेक्ट आंसर इज ई. जो चार ऑप्शन दे रखे हैं उसमें से कोई भी आंसर करेक्ट नहीं है. मूव फॉर द फोर्थ. द कॉम्पोजिशन ऑफ एन ऑफेंस अंडर कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर 1973 विल रिजल्ट इन ऑफ द अक्यूज्ड. ए. एक्विटल. बी. डिस्चार्ज. सी. कॉम्प्रोमाइज. डी. प्रोबेशन. ई. नन ऑफ द अबव. सो करेक्ट आंसर इज ए. तो अगर कोई भी कंपोजिशन हुआ है एक ऑफेंस का सीआरपीसी में तो वो एक्विटल होगा एक्यूज्ड का. मूव फॉर द फिफ्थ. इन एन ट्रायल एक्स इज कन्विक्टेड अगेंस्ट विच नो अपील लाइज whereas conviction against Y is appealable. Whether X can file an appeal against his conviction? A. No. B. Yes. C. Only with special leave. D. There is no such provision. E. None of the above. सो फिफ्थ में एक सिचुएशन दी है जिसमें बोल रहा है कि एक ट्रायल है जिसके अंदर एक्स को कन्विक्शन किया गया है जिसके अगेंस्ट वो अपील फाइल नहीं कर सकता. उसी में ही वाई को भी कन्विक्ट किया गया है लेकिन जिस सेक्शन में उसको कन्विक्ट किया गया है वो अपीलेबल सेक्शन है. तो जो एक्स है वो अपनी ही कन्विक्शन के अगेंस्ट अपील फाइल कर सकता है या नहीं कर सकता? करेक्ट आंसर इज यस, ही कैन फाइल एन अपील. मूव फॉर द सिक्स्थ. Under section of the Criminal Procedure 1973, it is mandatory for a police officer to inform the person arrested without warrant about the right of bail if the offence is not non-bailable. Option A, Section 41A. B, Section 50. C, Section 50A. D, Section 54. ई. नन ऑफ द अबव. सो सिक्स में ये पूछ रहा है हमारा कौन सा सेक्शन है सीआरपीसी का जो कि ये बोलता है कि पुलिस ऑफिसर के लिए अगर उसने विदाउट वारंट किसी भी पर्सन को अरेस्ट किया है तो वो उसको इन्फॉर्म करेगा कि उसको राइट टू बेल है अगर वो जो ऑफेंस उसने कमिट किया है वो नॉन बेलेबल ऑफेंस नहीं है. सो करेक्ट आंसर इज बी, दैट इज सेक्शन 50. सेवेंथ. X, a blacksmith, is seized by a gang of dacoits and forced by threat of instant death to take his tools and force him to open the doors of Y's house. The dacoits then looted Z's money and jewels
and also killed Y's son Z. What amongst the following offence under Indian Penal Code 1860 has been committed by X? A. Dacoity with murder. B. Abatement of dacoity and murder. C. No offence. D. Preparation to commit dacoity. E. None of the above. So correct answer is C. No offence. X ने कोई भी offence commit नहीं किया. Move further. Eighth, for constituting an offence of abduction under Indian Penal Code 1860, the abduction male person should be A. below 16 years of age, B. below 18 years of age, C. insane, D. of any age, E. none of the above. So correct answer is of any age. Move further. Ninth, how many minimum number of persons are required to constitute the offence of writing under section 146 of Indian Penal Code? A. 2, B. 5, C. 7, D. 11, E. none of the above. So इसमें पूछ रहा है कि कितने मिनिमम नंबर चाहिए अगर हमें कोई भी ऑफेंस कॉन्स्टिट्यूट करना हो जो कि राइट ऑफेंस हो अंडर सेक्शन 146 ऑफ आईपीसी. Correct answer is 5. Move further. 10. The 5 golden principles which constitute the punch seal of the proof of a case based on circumstantial evidence as laid down in option A. Haricharan Kurmi versus State of Bihar. B. Sharad versus State of Maharashtra. C. Ram Singh versus Ram Singh. D. Kashmir Singh versus State of MP. E. none of the above. Correct answer is B. शरद वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र के केस में पंचशील जो 5 गोल्डन रूल्स हैं वो दिए गए थे सर्कमस्टेंशियल एविडेंस के लिए. मूव फर्दर. 11th, what minimum number of witnesses are required to prove offense of dacoity in a trial? A. 5, B. 8, C. just directs how many witnesses are to be examined. D. no particular number of witnesses is prescribed. E. none of the above. So 11th में पूछ रहा है कि कितने मिनिमम नंबर होने चाहिए विटनेसेस के कि अगर हमें कोई भी ऑफेंस डकैती का प्रूफ करना हो. करेक्ट आंसर इज डी. कोई पर्टिकुलर नंबर नहीं दिया हुआ है कि एक इतने मिनिमम या मैक्सिमम नंबर होने चाहिए अगर हमें कोई भी ऑफेंस को प्रूफ करना हो विटनेसेस के थ्रू. मूव फर्दर. 12th, the examination after the course of examination of a witness by the party who has called him is called A. additional examination chief, B. additional cross examination, C. re-examination, D. re-cross examination, E. none of the above. So 12th में ये पूछ रहा है कि अगर कोई भी एग्जामिनेशन हो रहा है आफ्टर क्रॉस एग्जामिनेशन ऑफ विटनेस उस और वो पर्सन वही है जिसने उस विटनेस को कॉल किया है तो वो क्या हो कौन सा एग्जामिनेशन कहलाएगा. करेक्ट आंसर इज सी. उसको हम री एग्जामिनेशन कहेंगे. मूव फर्दर. 13th, which article of the Constitution of India provides constitutional safeguard to the civil servants? A. Article 309, B. Article 310, C. Article 311, D. Article 312, E. none of the above. So 13th में ये पूछ रहा है कि कौन सा आर्टिकल है कॉन्स्टिट्यूशन का जो कि कॉन्स्टिट्यूशनल सेफ गार्ड सिविल सर्वेंट्स को प्रोवाइड कर रहा है. करेक्ट आंसर इज सी. मूव फर्दर. 14th, what kind of jurisdiction has been conferred under Article 143 of the Constitution of India upon the Supreme Court? A. Appellate jurisdiction, B. writ jurisdiction, C. original jurisdiction, D. supervisory jurisdiction, E. none of the above. So 14th ये पूछ रहा है कि कौन सा jurisdiction अंडर आर्टिकल 143 कन्फर्ट कर रहा है सुप्रीम कोर्ट को. करेक्ट आंसर इज E. none of the above. Move further. 15th, a counterclaim shall be deemed under Section 3 of the Limitation Act 1963 to have been instituted. A. on the same day as the suit in which counterclaim is made was filed. B. on the day on which the counterclaim is made in court. E. either A or B, whichever is beneficial to the defendant. D. either A
और बी विच एवर इज बेनिफिशियल टू द अपीलेंट, ई नन ऑफ द अबव। सो 15 ये पूछ रहा है अगर कोई भी काउंटर क्लेम है जो कि इंस्टीट्यूट किया गया है अंडर सेक्शन 3 ऑफ द लिमिटेशन एक्ट, तो वो क्या माना जाएगा? ऑप्शन बी इज करेक्ट, ऑन द डे, जिस दिन जो काउंटर क्लेम है कोर्ट में हुआ था। मूव फॉर द 16th, सेक्शन 15th of the Limitation Act 1963 exclude from computation of limitation A. Period of notice, B. Time required for obtaining consent, C. Time required for obtaining sanction, D. All of the above, E. None of the above. So 16th ये पूछ रहा है कि सेक्शन 15th है लिमिटेशन एक्ट का, वो कौन सी चीजें को एक्सक्लूड कर रहा है फ्रॉम कंप्यूटेशन ऑफ लिमिटेशन। करेक्ट आंसर इज डी, ए बी सी तीनों को ही वो एक्सक्लूड कर रहा है। मूव फर्दर 17th, सेक्शन 16 ऑफ द हिंदू मैरिज एक्ट 1955 confers legitimacy of the children of A. Avoid marriage, B. Avoidable marriage, C. A broken marriage, D. Both A and B, E. None of the above. So 17th ये पूछ रहा है कि सेक्शन 16 है हमारा हिंदू मैरिज एक्ट का, वो कौन से पर्सन चिल्ड्रन को लेजिटिमेटी कन्फर्म कर रहा है। करेक्ट आंसर इज डी, बोथ वॉइडेबल मैरिज में और वॉइड एज वेल एज वॉइडेबल मैरिज में अगर कोई भी चिल्ड्रन है उसको सेक्शन 16 लेजिटिमेटी कन्फर्म कर रहा है। मूव फर्दर 18th, how many additional grounds of divorce are provided for women under section 13 clause 2 of Hindu Marriage Act 1955? Option A 2, option B 3, option C 4, option D 5, option E none of the above. So correct answer is 4 हमारे ग्राउंड्स दे रखे हैं डाइवोर्स के विमेन्स के लिए अंडर सेक्शन 13 क्लॉज 2 में। मूव फर्दर 19th, where in a contract between partners no provision is made for duration of their partnership or for determination of their partnership, the partnership is option A unlimited partnership, B particular partnership, C implied partnership, D partnership at will, E none of the above. So 19th ये बोल रहा है कि कोई भी कॉन्ट्रैक्ट किया गया है पार्टनर्स के बीच में कि और उनके बीच में कोई भी प्रोविजन डिसाइड नहीं किया गया हम इतने पर्टिकुलर डेज के लिए ही पार्टनरशिप में आ रहे हैं और ना ही ये डिटरमिन कि हमारी कब एंड होगी। सो करेक्ट आंसर इज डी, दैट इज पार्टनरशिप एट विल। मूव फर्दर 20, no suit for recovery of possession shall be brought under section 6 of specific relief act against option A government, B public duty company, C a private company, D all of the above, E none of the above. So 20 ये पूछ रहा है कि कोई भी सूट फॉर रिकवरी ऑफ पोजेशन हम फाइल नहीं कर सकते अंडर सेक्शन 6 ऑफ स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट 1963 अगेंस्ट। करेक्ट आंसर इज गवर्नमेंट। 21st, when to prevent breach of an obligation, it is necessary to compel the performance of certain acts which the court is capable of enforcing. Court may under section 39 of specific relief act grants A mandatory injunction, B perpetual injunction, C prohibitory injunction, D specific performance decree, E none of the above. Correct answer is A मैंडेटरी इंजंक्शन फाइल कर सकती है कोर्ट ग्रांट अंडर सेक्शन 39 में। मूव फर्दर 22nd, द फेयर रेंट ऑफ अ बिल्डिंग और रेंटेड लैंड फिक्स्ड अंडर हरियाणा अर्बन कंट्रोल ऑफ रेंट एंड एविक्शन एक्ट 1973 जनरली प्रिवेल्स फॉर अ पीरियड ऑफ A 3 years, B 4 years, C 5 years, D 6 years, E none of the above. So 22nd ये पूछ रहा है कि अगर एक फेयर रेंट है बिल्डिंग का या फिर रेंटेड लैंड का अंडर हरियाणा अर्बन कंट्रोल ऑफ रेंट एंड एविक्शन एक्ट वो कितने दिन के लिए कितने पीरियड के लिए प्रिवेल किया गया है। करेक्ट आंसर इज 5 years, दैट इज ऑप्शन सी। मूव फर्दर 23, a continuing guarantee may be at any time be revoked by the surety as to future transaction by option A notice to the creditor, B notice to the principal debtor, C notice to both creditor and to the principal debtor, D notice to public, E notice none of the above.
23rd ये पूछ रहा है कि अगर एक कंटिन्यूइंग गारंटी है उसको हम जो श्योरिटी है वो कभी भी रिवोक कर सकता है किसी भी फ्यूचर ट्रांजेक्शन के लिए, कैसे कर सकता है वो? करेक्ट आंसर इज नोटिस, अगर उसने नोटिस क्रेडिटर को दे दिया है तो उसके थ्रू वो कर सकता है। मूव फर्दर 24th, what can a catalog of book listing price of each book and specifying the place where the listed books are available be termed as? Option A, an offer, B, an obligation to sell book, C, an invitation to offer, D, a promise to make available the book at the listed place, E, none of the above। सो 24th ये है कि उसमें अगर एक कैटलॉग दे रखा है बुक का और एक प्राइस उसमें दिखा रखी है कि ये इतने प्राइस की ये बुक है और स्पेसिफाई कर रखा है कि जो लिस्टेड बुक्स हैं वो कहाँ पर है, तो ये हम इस चीज को क्या बोलेंगे? करेक्ट आंसर इज सी, एन इन्विटेशन टू ऑफर। मूव फर्दर 25th, X being in debt to Y, the moneylender of his village, contracts a fresh loan on terms which appears to be unconscionable. That the contract was not induced by undue influence is to be proved by option A, Y, B, X, C, both X and Y, D, either X or Y, E, none of the above। करेक्ट आंसर इज ए, दैट इज वाई ये प्रूव करेगा कि कोई भी अनड्यू इन्फ्लुएंस नहीं था, कि जब ये कॉन्ट्रैक्ट हुआ था वो अनड्यू इन्फ्लुएंस के थ्रू नहीं किया गया था। मूव फर्दर 26, द प्रिंसिपल फैक्ट्स स्पीक्स फॉर देमसेल्फ कैन बी एक्सप्रेस्ड बाय द मैक्सिम। ऑप्शन ए, ubi jus ibi remedium, B, res ipsa locutor, C, novus actus intervenius, D, causa causmes, E, none of the above। करेक्ट आंसर इज जो हमारी मैक्सिम है रेस इप्सा लोक्यूटर, वो ये बता, इसका मतलब ये होता है फैक्ट स्पीक्स फॉर देमसेल्फ। मूव फर्दर 27th, how many grounds of divorce are provided for a Muslim woman under section 2 of the Dissolution of Muslim Marriage Act 1939? Option A, 7, B, 8, C, 9, D, 10, E, none of the above। सो इसमें पूछ रहा है कि हमारे मतलब जो मुस्लिम डिसोल्यूशन ऑफ मुस्लिम मैरिज एक्ट है उसमें मुस्लिम मैरिज के लिए कितने डाइवोर्स ग्राउंड्स दिए गए हैं? करेक्ट आंसर इज सी, दैट इज 9। मूव फर्दर 28, X and Y are husband and wife having a son and a daughter. They have adopted a girl Z. The adoption under Hindu Adoption and Maintenance Act 1956 is option A, valid, B, void, C, voidable, D, illegal, E, none of the above। करेक्ट आंसर इज B। अगर इसमें बोल रहा है कि एक्स एंड वाई है, हस्बैंड एंड वाइफ है और उनके सन और एक डॉटर है ऑलरेडी, तो और उन्होंने जेड है जो कि गर्ल चाइल्ड है उसको अडॉप्ट किया है, तो ये जो अडॉप्शन है वो void होगा। मूव फर्दर 29th, which section of Hindu Succession Act 1956 lays down the order of succession amongst agnates and cognates? Option A, section A, option B, section 10, C, section 12, D, section 14, E, none of the above। सो 29th ये पूछ रहा है कि कौन सा सेक्शन है हिंदू सक्सेशन एक्ट का जो कि सक्सेशन अमंग एग्नेट्स एंड कॉग्नेट्स का ऑर्डर डिसाइड कर रहा है या बता रहा है। करेक्ट आंसर इज सी, सेक्शन 12। मूव फर्दर 30, इफ एट द टाइम ऑफ solemnization of marriage wife has been subjected to recurrent attack of insanity under Hindu Marriage Act 1955, the marriage will be option A, valid, B, void, C, voidable, D, legal, E, none of the above। सो इसमें बोल रहा है कि एक सिचुएशन दे रखी है कि एक कपल है उनकी शादी चल रही है और उसी के टाइम पे जो वाइफ होती है उसको अटैक्स आ रहे हैं इंसैनिटी के अंडर हिंदू मैरिज एक्ट, तो वो जो मैरिज है वो कैसी होगी? करेक्ट आंसर इज सी, वो जो मैरिज है वो वॉइडेबल मैरिज होगी। 31st, अनअवॉइडेबल डिले अप टू इन
presentation of a document for registration under the Registration Act 1908 may be condoned by registrar. Option A 2 months, B 4 months, C 6 months, D 1 month, E none of the above. So 31st में पूछ रहे हैं कि अगर हमें अनअवॉइड करना है डिले को अप टू जो प्रेजेंटेशन करना है किसका डॉक्यूमेंट का रजिस्ट्रेशन के लिए अंडर रजिस्ट्रेशन एक्ट के अंदर, तो जो रजिस्ट्रार है वो कितने दिन के लिए आपको मतलब कंडोनेशन कर सकता है. करेक्ट आंसर इज फॉर 4 months. मूव फॉर द 32. Which of the following are goods according to Sales of Goods Act 1930? Option A actionable claim, B money, C stock and shares, D all of the above, E none of the above. Correct answer is C. हम स्टॉक और शेयर्स को बोल सकते हैं कि वो गुड्स में आते हैं अकॉर्डिंग टू सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट 1930. मूव फर्दर 33. Alienation of the minor's property made by a natural guardian without the previous permission of the court under Section 8, Clause 3 of the Hindu Minority and Guardianship Act 1956 will be voidable at the instant of option A seller, B purchaser, C minor, D both, B and C, E none of the above. सो 33 ये बोल रहा है कि एक एलियनेशन हो रहा है माइनर की प्रॉपर्टी का और एक कौन कर रहा है नेचुरल गार्डियन उसके, और उस टाइम पे एलिनेट करते समय जो कोर्ट से विदाउट परमिशन की जा रही है. तो अंडर सेक्शन 8 के अंदर जो हिंदू माइनॉरिटी गार्डियनशिप एक्ट है वो क्या बोलते हैं, वो किसके कहने पे ये वॉइडेबल होगा ये जो एलिनेशन हो रहा है. करेक्ट आंसर इज सी, दैट इज माइनर. मूव फर्दर 34th. Pecuniary limits of jurisdiction of civil judge junior division are determined under Punjab Courts Act 1918 by option A state government, B high court, C district judge, D civil judge senior division, E none of the above. Correct answer is जो हमारा हाई कोर्ट है वो डिटरमाइन करेगा एज पर पंजाब कोर्ट्स एक्ट जो पिक्यूनरी लिमिट्स होगी ऑफ ज्यूरिसडिक्शन ऑफ जो सिविल जज है जूनियर डिवीजन का. मूव फर्दर 35th. Who among the following was the first person to be honored by with Bharat Ratna posthumously? Option A B.R. Ambedkar, B K. Kamraj, C Lal Bahadur Shastri, D Vinoba Bhave, E none of the above. तो इसमें पूछ रहा है कि इन चारों में से कौन सा जो पर्सन है जिसको भारत रत्न दिया गया था, फर्स्ट पर्सन जो कि थे. करेक्ट आंसर इज लाल बहादुर शास्त्री, दैट इज ऑप्शन 36. Decibel is the unit used for measuring option A speed of light, B intensity of sound, C intensity of heat, D intensity of earthquake, E none of the above. Correct answer is B, that is intensity of sound. Move further 37th. Which of the following state in India has launched Quit India Movement 2 against social ills? Option A Maharashtra, B Bihar, C West Bengal, D Tamil Nadu, E none of the above. Correct answer is A, that is महाराष्ट्र ने जो क्विट इंडिया मूवमेंट 2 है वो सोशल इवल्स के अगेंस्ट में लॉन्च किया था. 38th. To compel the attendance of a person to whom a summon has been issued under section 30 of the Code of Civil Procedure 1938, the court is empowered to impose him fine not exceeding rupees option A 500, B 1000, C 5000, D 3000, E none of the above. सो 18th ये बोल रहा है कि अगर किसी भी पर्सन को कंपेल किया गया है कि आपको अटेंड करना पड़ेगा कोर्ट, ओके, और एक समन भी इशू किया गया है अंडर सेक्शन 30 ऑफ सीपीसी, और जो कोर्ट है वो कितने एम्पावर है, कितने मतलब कितने फाइन के लिए कि वो इम्पोज कर सकती है उस पर्सन के अगेंस्ट में. करेक्ट आंसर इज सी. तो वो 5000 से ऊपर तक उसके ऊपर इम्पोज नहीं कर सकती है. मूव फर्दर 39th.
Which section of the Code of Civil Procedure 1908 state that place of trial is to be deemed to be an open court? Option A, Section 153, B, Section 153A, C, Section 153B, Option D, Section 153C, E, none of the above. Correct answer is Section 153B बताता है कि जो प्लेस ऑफ ट्रायल है वो ओपन कोर्ट होना चाहिए. 40. A decree for restitution of conjugal rights may be enforced under Order 21, Rule 32 of Code of Civil Procedure 1908 by Option A, attachment of property, B, detention in civil prison, C, imposition of fine, D, all of the above, E, none of the above. सो 40 ये पूछ रहा है कि अगर कोई भी डिक्री पास की गई है फॉर रेस्टिट्यूशन ऑफ कॉन्जुगल राइट्स जो कि इन्फोर्स की जा रही है अंडर ऑर्डर 21 रूल 32 में, तो वो कैसे हो सकती है? करेक्ट आंसर इज ए, अटैचमेंट ऑफ प्रॉपर्टी. मूव फर्दर. 41. इफ एन इंडिजेंट पर्सन सक्सीड इन द सूट द ड्यू अमाउंट ऑफ द कोर्ट फी शैल बी recoverable from option A, the plaintiff, B, the defendant, C, any party ordered by the decree to pay the same, D, the state government, E, none of the above. So 41 से पूछे कि अगर एक इंडिजेंट पर्सन है और वो सक्सीड हुआ है एक सूट के अंदर, तो जो ड्यू अमाउंट है कोर्ट फीस का वो किसके थ्रू रिकवर किया जाएगा? करेक्ट आंसर इज सी, किसी भी पार्टी को हम बोल सकते हैं, मतलब कोर्ट बोल सकती है पे करने के लिए. मूव फर्दर. 42. Which of the following section of the Code of Criminal Procedure 1973 declares accused person to be a competent defense witness? Option A, Section 315, B, Section 300, C, Section 315, Option D, Section 317, Option E, none of the above. सो 42 ये पूछ रहा है कि कौन सा सेक्शन है सीआरपीसी का डिक्लेयर करता है कि जो अक्यूज होता है वो एक कॉम्पिटेंट डिफेंस का विटनेस होता है. करेक्ट आंसर इज ए, दैट इज सेक्शन 315. मूव फर्दर. 43. विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट रिस्पॉन्स इन द लाइट ऑफ कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर 1973? ऑप्शन ए, इंक्वायरी इज कंडक्टेड बाय द कोर्ट, B, inquiry is conducted after framing of charges, C, inquiry is conducted prior to framing of charges, E, inquiry is conducted by the magistrate, E, none of the above. So 43 ये पूछ रहा है कि जो हमारे चारों में से कौन सा सेंटेंस है वो गलत है सीआरपीसी के रिगार्डिंग. करेक्ट आंसर इज बी, इंक्वायरी इज कंडक्टेड आफ्टर फ्रेमिंग ऑफ चार्जेस. मूव फर्दर. 44. Section 482 of the Code of Criminal Procedure 1973 saves inherent power of option A, High Court, B, Session Court, both A and B above, D, Chief Judicial Magistrate, E, none of the above. Correct answer is High Court. Move further. 45th. No court shall take cognizance of an offence after the expiry of if the offence is punishable with fine only. Option A, 6 months, B, 1 year, C, 3 years, D, 5 years, E, none of the above. Correct answer is A, that is 6 month के बाद में अगर कोई भी ऑफेंस अगर फाइन ओनली से है तो उसका कोर्ट है कॉग्निजेंस नहीं ले सकता है. मूव फर्दर. 46th. Section 73 of Indian Penal Code 1860 prescribe the maximum limit of solitary confinement to be option A, 1 year, B, 2 years, C, 3 months, D, 6 months, E, none of the above. हमारा जो सेक्शन 73 है आईपीसी का वो कितने टाइम मैक्सिमम टाइम पीरियड तक के लिए सॉलिटरी कन्फाइनमेंट बताता है? करेक्ट आंसर इज सी, सिर्फ 3 मंथ. मूव फर्दर. 47th. An Indian citizen murdered a French citizen in Paris and absconded. He is found by Indian police in Mumbai. He, with previous sanction of central government, can be option A, prosecuted in India at the place fixed by foreign ministry,
B. Prosecuted in national capital New Delhi only. C. Prosecuted in Mumbai only. D. Prosecuted at any place as per the request of French government. E. None of the above. So इसमें सिचुएशन दी गई है कि एक इंडियन सिटीजन होता है, उसने एक मर्डर सिटीजन का फ्रेंच पेरिस में मर्डर कर दिया है और भाग गया है, और वो जो इंडियन पुलिस है उसको ढूंढती है और वो मुंबई में उसको मिल जाता है, और जो क्या बोलते हैं जो पुलिस वाले होते हैं उनसे सेंट्रल गवर्नमेंट से उन्होंने पहले से ही प्रीवियस सैंक्शन लिया है। तो वो जो पर्सन है, जिस पर्सन ने इंडियन सिटीजन ने उसको मारा था, वो कहाँ पे प्रोसिक्यूट किया जा सकता है? करेक्ट आंसर इज सी, दैट इज प्रोसिक्यूटेड इन मुंबई ओनली। मूव फर्दर। 48. A finds a purse with money, not knowing to whom it belongs. He afterwards discovered that it belongs to B, but retained it for his own use. Under Indian Penal Code 1860, A is guilty of A. Theft, B. Criminal misappropriation, C. Criminal breach of trust, D. Cheating, E. None of the above. So 48 में बोल रहा है कि A है, उसको एक पर्स मिला जिसके अंदर बहुत सारे पैसे थे, और उसको पहले पता नहीं था कि ये किसको बिलोंग करता है ये पर्स, और उसको बाद में पता चलता है कि ये जो बी है, बी पर्सन को ये पर्स बिलोंग करता है। लेकिन पता चलने के बाद भी उसने वो पर्स को अपने पास रखा, क्योंकि उसको वो अपने यूज के लिए। तो आईपीसी के अंदर उसने कौन सा ऑफेंस कमिट किया है? करेक्ट आंसर इज बी, क्रिमिनल मिस अप्रोप्रिएशन का उसने ऑफेंस कमिट किया है। मूव फर्दर। 49th. Which of the following section of the Indian Evidence Act 1872 makes an accomplice a competent witness against accused? Option A, Section 130, B, Section 131, C, 132, D, 133, E, none of the above. 49 से पूछ रहा है कि कौन सा सेक्शन है इंडियन एविडेंस एक्ट का जो कि बोलता है कि जो accomplice होता है कॉम्पिटेंट विटनेस होता है अगेंस्ट अक्यूज। करेक्ट आंसर इज डी, दैट इज सेक्शन 133. 50. Which of the following section of Indian Evidence Act 1872 prescribed a condition for making oral admission as to the contents of document as relevant? A. Section 21, B. Section 22, C. Section 23, D. Section 24, E. None of the above. So 50 ये पूछ रहा है कि कौन सा सेक्शन है हमारे इंडियन एविडेंस एक्ट का जो कि कंडीशन बताता है कि जिसमें जो डॉक्यूमेंट्स दे रखे हैं, कंटेंट जो है डॉक्यूमेंट्स के, उसको आप ओरली बता सकते हो, ओरल एडमिशन उनका हो सकता है। करेक्ट आंसर इज बी, दैट इज सेक्शन 22. मूव फर्दर. 51. Which of the following section of Indian Evidence Act 1872 makes confession of co-accused admissible? A. Section 30, B. Section 25, C. Section 18, D. Both B and C, E. None of the above. So 51 ये पूछ रहा है कि कौन सा सेक्शन हमारा इंडियन एविडेंस एक्ट का जो कि अगर किसी भी पर्सन ने मतलब जो को अक्यूज्ड है उसने कोई कन्फेस किया उसको एडमिसिबल बता रहा है। करेक्ट आंसर इज ए, सेक्शन 30. मूव फर्दर. 52. इन केस any question arises as to age of a judge of a high court, decision of which of the following authority shall be final as per the Constitution of India? Option A, President of India, B, Chief Justice of India, C, Chief Justice of High Court, D, Collegium of Supreme Court, E, none of the above. Correct answer is A, President of India. Move further. 53rd. Which of the following is not among the languages recognized under the 50th schedule of the Constitution of India? A. Sindhi, B. Santhali, C. Dongri, D. Bodo, E. None of the above. Correct answer is E. जो हमारा 5th शेड्यूल है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया का, उसमें ये जो इन चारों में से कोई भी ऐसी लैंग्वेजेस नहीं है जिसमें से ये रिकॉग्नाइज नहीं की गई है। मूव फर्दर. 54th. हाउ मेनी फंडामेंटल ड्यूटीज आर
prescribed under Article 51A of the Constitution of India? A. 10, B. 12, C. 13, D. 8, E. None of the above. इसमें पूछ रहा है कि जो फंडामेंटल ड्यूटीज दी गई है अंडर आर्टिकल 51A में वो कितनी दी रखी है, मतलब कितने नंबर्स में है. करेक्ट आंसर इज ई, नन ऑफ द अबव. मतलब इन चारों में से ही वो करेक्ट आंसर नहीं है. मूव फर्दर. 55. A Pakistani citizen residing in India cannot claim fundamental right to option A. Equality before the law, B. Life and personal liberty, C. Freedom of trade and expression, D. Freedom of religion, E. None of the above. सो 55 ये पूछ रहा है कि जो पाकिस्तानी सिटीजन है वो इंडिया में रह रहा है, तो इन चारों में से कौन सा ऑप्शन है जो कि जो एज पर फंडामेंटल राइट्स वो क्लेम नहीं कर सकता है. करेक्ट आंसर इज सी. फ्रीडम ऑफ ट्रेड एंड प्रोफेशन वो क्लेम नहीं कर सकता है. मूव फर्दर. 56. व्हाट विल बी लिमिटेशन पीरियड फॉर इंस्टीट्यूटिंग अ सूट for which no specific period of limitation is provided under Limitation Act 1963? Option A 1 year, B 2 year, C 3 years, D no limitation, E none of the above. 56 से पूछ रहा है कि अगर कोई भी स्पेसिफिक कोई एक केस है जिसके अंदर स्पेसिफिक पीरियड ऑफ लिमिटेशन प्रोवाइड नहीं किया गया है हमारे लिमिटेशन एक्ट के अंदर, तो वो कितने टाइम पीरियड के अंदर वो सूट फाइल किया जा सकता है, कितना लिमिटेशन पीरियड है. करेक्ट आंसर इज सी, दैट इज 3 ईयर. मूव फर्दर. 57th. Section 13B of Hindu Marriage Act 1955 has been incorporated by Amendment Act of option A 1956, B 1964, C 1976, D 1999, E none of the above. Correct answer is सी, दैट इज 1976 के अमेंडमेंट के थ्रू जो सेक्शन 13B है हिंदू मैरिज एक्ट का वो इनकॉर्पोरेट किया गया था. मूव फर्दर. 58. विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ मोड ऑफ डिसोल्यूशन ऑफ फर्म अंडर इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932? ऑप्शन ए डिसोल्यूशन बाय एग्रीमेंट, बी कंपल्सरी डिसोल्यूशन, सी डिसोल्यूशन बाय रजिस्ट्रार, ई डी डिसोल्यूशन बाय कोर्ट, ई नन ऑफ द अबव. सो 58 पूछ रहा है कि अमंग्स द जो ए से डी तक में कौन सा ऑप्शन है जिसके थ्रू जो हमारी पार्टनरशिप है उसको या फर्म है उसको डिसॉल्व नहीं किया जा सकता. करेक्ट आंसर इज सी, डिसोल्यूशन बाय रजिस्ट्रार. ये कोई मोड नहीं है इंडियन पार्टनरशिप एक्ट के अंदर. मूव फर्दर. 59th. अंडर सेक्शन 16 of Specific Relief Act, in a suit for specific performance of contract, the plaintiff must ever performance of or readiness and willingness to perform. What is the meaning of readiness? Option A, filing the suit within limitation, B, plaintiff's capacity including financial, C, conduct of plaintiff wanting performance, D all of the above, E none of the above. करेक्ट आंसर इज बी. जो रेडीनेस का मतलब दे रखा है उसका मतलब हुआ प्लेंटिफ्स कैपेसिटी इंक्लूडिंग फाइनेंशियल. मूव फर्दर. एनी एग्रीमेंट बिटवीन द लैंडलॉर्ड एंड टेनेंट फॉर पेमेंट ऑफ सूट इन एडिशन टू फिक्स्ड फेयर रेंट शैल अंडर हरियाणा अर्बन कंट्रोल ऑफ रेंट एंड इविक्शन एक्ट 1973 विल बी ऑप्शन ए null and void, B voidable, C valid, D illegal, E none of the above. Correct answer is A, that is null and void. So अगर कोई भी एग्रीमेंट किया गया है लैंडलॉर्ड और टेनेंट के बीच में किससे रिगार्डिंग एडिशन के अगर जो फेयर रेंट है उससे रिगार्डिंग में, तो एज पर हरियाणा अर्बन कंट्रोल ऑफ रेंट एंड एविक्शन एक्ट है वो नल एंड वॉइड माना जाएगा. मूव फर्दर. 61. When consent to an agreement is caused by misrepresentation under Indian Contract Act 1872, the agreement is option A void, B valid, C voidable, D illegal, E none of the above. So अगर कोई भी एग्रीमेंट किया गया है मिसरिप्रेजेंटेशन के थ्रू तो वो कैसा एग्रीमेंट होगा? करेक्ट आंसर इज सी
voidable agreement होगा वो. Move further. 62. Cui facit per alium facit per se means option A, he who acts through another acts himself. B, he who has not the power of alienating is under the necessity of retaining. C, he who does not prohibit when he is able to prohibit is in fault. D, he who is silent appears to consent. E, none of the above. Correct answer is A, that is quid facit per alium facit per se means he who acts through another acts himself. Thank you.